नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। आज जो स्टोरी हमें जानने को मिली है और जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, उसी की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं पेशे से एक ड्राइवर हूं। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे किसी काम से जुड़े सफर की नहीं, बल्कि मेरे अपने परिवार के साथ हुए एक ऐसे भयानक वाक्य की है जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है और आंखों के सामने वही मंजर घूमने लगता है। ये बात है आज से लगभग 7 साल पहले की। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और मेरे बच्चे रोहन और प्रिया काफी दिनों से कहीं बाहर घूमने जाने की जिद कर रहे थे। रोहन उस वक्त 15 साल का था और प्रिया 10 की। दोनों का स्कूल बंद था और घर में बैठे बैठे ऊब चुके थे। मेरी पत्नी सुनीता भी चाहती थी कि हम सब कहीं घूम आए। काम के सिलसिले में मैं तो अक्सर गाड़ी लेकर शहरों के चक्कर काटता रहता था, लेकिन परिवार के साथ एक लंबा टूर किए हुए हमें करीब 3 साल हो गए थे। एक रात जब हम सब खाना खाने के बाद छत पर टहल रहे थे, तो रोहन ने फिर से वही राग अलापा, पापा इस बार तो कहीं अच्छी जगह ले चलो, मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। सुनीता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ अशोक, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, आपको भी रोज रोज की इस ड्राइविंग से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। चलो ना इस बार जम्मू कश्मीर चलते हैं, सुना है गर्मियों में वहां जन्नत जैसा नजारा होता है। जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही मेरे मन में भी एक लहर सी दौड़ गई। पहाड़ों की रानी, बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान। मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था या फिर दूसरे ड्राइवरों से किस्से सुने थे। खुद कभी उस रास्ते पर परिवार के साथ जाने का मौका नहीं मिला था। मैंने बच्चों की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो फिर तैयारी कर लो, इस बार हम लोग कश्मीर ही चलेंगे। मेरा इतना कहना था कि दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उस दिन के बाद से घर में एक अलग ही माहौल बन गया। सुनीता पैकिंग की लिस्ट बनाने लगी, बच्चे अपने खिलौने और कपड़ों की तैयारी में जुट गए। हमने तय किया कि हम अगले सोमवार को सुबह सुबह निकलेंगे। हमारे पास अपनी 7 सीटर गाड़ी थी, तो जगह की कोई कमी नहीं थी। मैंने गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करवा ली, टायरों में हवा चेक की, इंजन ऑयल बदलवाया और सफर के लिए उसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया। मन में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। आखिर इतने सालों बाद मैं अपने परिवार को एक लंबी छुट्टी पर जो ले जा रहा था। सोमवार का दिन भी आ गया। हमने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था ताकि अंधेरे में ही शहर से बाहर निकल जाए और दिन के ट्रैफिक से बच सकें। सुनीता ने रास्ते के लिए पराठे और अचार पैक कर लिया था। बच्चों को बड़ी मुश्किल से नींद से जगाया। सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। मैंने एक एक करके सारा सामान गाड़ी की छत पर बने कैरियर पर बांधा और उसे मोटे तिरपाल से ढक दिया ताकि धूप या बारिश से सामान खराब ना हो। हम सब गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने अपनी सीट पर बैठकर भगवान का नाम लिया, गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। घर से निकलते वक्त सब कुछ सामान्य था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कुछ बुरा होना होता है तो प्रकृति पहले से ही संकेत देने लगती है, पर हम आज की दुनिया के लोग इन बातों पर कहां ध्यान देते हैं। अभी हम अपने शहर की सीमा से बाहर निकले ही थे कि अचानक गाड़ी में एक झटका लगा और गाड़ी एक तरफ भागने लगी। मैंने फौरन गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया। नीचे उतरकर देखा तो पिछला टायर पंक्चर हो चुका था। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे और चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा ही था। सुनीता ने गाड़ी से उतरते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, अशोक ये क्या हुआ, निकलते ही पंक्चर हो गया, ये तो अपशकुन है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे सुनीता, तुम भी किन बातों को लेकर बैठ जाती हो, ये सब पुरानी बातें हैं। टायर है, सड़क पर चल रहा है, पंक्चर तो हो ही सकता है, इसमें अपशकुन वाली क्या बात है। तुम बच्चों को लेकर गाड़ी में ही बैठो, मैं 15-20 मिनट में टायर बदल देता हूं। मेरे पास स्टेपनी और जैक पाना सब कुछ था। मैंने फटाफट जैक लगाकर गाड़ी उठाई और पंक्चर टायर को बदलकर स्टेपनी लगा दी। इसमें करीब आधा घंटा लग गया। जब मैं हाथ मुंह धोकर वापस ड्राइवर सीट पर बैठा तो सुनीता का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। वो बार बार यही कह रही थी, मुझे ठीक नहीं लग रहा, घर से निकलते ही ऐसा होना। मैंने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता, अब देखो सब ठीक है, चलो अब देर नहीं करते। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिन चढ़ने लगा था और हम हाईवे पर अपनी रफ्तार से बढ़ रहे थे।
बच्चे पीछे अपनी ही दुनिया में मगन थे। मैं और सुनीता पुरानी बातें करते, गाने सुनते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। दोपहर तक हम एक अच्छे से ढाबे पर रुके, खाना खाया और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। पूरा दिन हमारा सफर में ही बीता। शाम होते होते हम पंजाब पार करके जम्मू की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मौसम भी अपना रंग बदलने लगा था। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि आगे मौसम खराब मिलने वाला है। पहाड़ों में शाम के बाद ड्राइविंग वैसे भी थोड़ी जोखिम भरी हो जाती है और ऊपर से बारिश का डर। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी ताकि हम रात होने से पहले किसी सुरक्षित शहर या कस्बे में पहुंचकर होटल ले लें। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम एक सुनसान हाईवे पर ही थे कि अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में बदल गई। वाइपर अपनी पूरी तेजी से चल रहे थे, फिर भी सामने का रास्ता मुश्किल से ही साफ नजर आ रहा था। सड़क पर गाड़ियां भी इक्का दुक्का ही दिख रही थीं। रात के करीब 9 बज चुके थे। बच्चे भी अब तक जाग चुके थे और बाहर के माहौल को देखकर थोड़े सहमे हुए थे। सुनीता ने घबराहट में कहा, अशोक, अब आगे जाना ठीक नहीं है। आसपास कोई होटल या रुकने की जगह दिखे तो गाड़ी रोक लीजिए। इस तूफान में गाड़ी चलाना खतरनाक है। मुझे भी उसकी बात सही लग रही थी। शरीर बुरी तरह से थक चुका था। सुबह 4 बजे से लगातार गाड़ी चलाते चलाते मेरी कमर अकड़ गई थी और आंखों में नींद भर रही थी। भूख भी जोरों की लग रही थी। मैंने कहा, हाँ सुनीता, मैं भी यही सोच रहा हूं, बस कोई ढंग की जगह दिख जाए। हम धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। हमारी नजरें सड़क के दोनों ओर किसी ढाबे या होटल के बोर्ड को तलाश रही थीं, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की वजह से माहौल और भी भयानक लग रहा था। बिजली कड़कने की आवाज से बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक गए थे। तकरीबन 20-25 किलोमीटर और आगे चलने के बाद सड़क पर एक मोड़ आया। जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी, दूर हमें कुछ टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी बत्तियां दिखाई दी। उन बत्तियों को देखकर हम सबके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। रोहन उत्साहित होकर बोला, पापा, वो देखिए, लगता है कोई ढाबा है। मैंने भी उस तरफ गौर से देखा। हाँ, वो एक ढाबा ही लग रहा था। बारिश के बावजूद वहां काफी चहल पहल नजर आ रही थी। कई ट्रक और कारें उसके बाहर खड़ी थीं और अंदर से लोगों के शोर की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उस वीरान सड़क पर एक इतना चलता हुआ ढाबा देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने मन ही मन सोचा, शुक्र है भगवान का, कोई तो जगह मिली। मैंने गाड़ी उस ढाबे की तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, ढाबे की रौनक और साफ नजर आ रही थी। बाहर एक बड़ा सा अहाता था जिसमें कई गाड़ियां पार्क थीं। ढाबे की इमारत कच्ची पक्की थी, लेकिन उस पर लगी रंगीन लड़ियों वाली लाइटों से वो दूर से ही चमक रहा था। मैंने गाड़ी को एक खाली जगह देखकर पार्क किया। हम सब ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया और हम दरवाजे खोलकर नीचे उतरे, एक अजीब सी चीज हुई। बारिश की बूंदों से बचने के लिए हम जल्दी जल्दी ढाबे की ओर भागे, लेकिन हमारे गाड़ी से उतरते ही ढाबे पर मौजूद लोगों का जो शोर था, वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो शोर फिर से पहले जैसा ही हो गया। शायद ये मेरा वहम था या थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम भागते हुए ढाबे के बरामदे में पहुंचे। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक व्यस्त ढाबे का होता है। लकड़ी की बड़ी बड़ी मेजें और बेंचें लगी हुई थीं, जिन पर कई लोग बैठे खाना खा रहे थे। कोई अपने परिवार के साथ था तो कोई ट्रक ड्राइवरों का समूह था। एक कोने में बड़ा सा तंदूर दहक रहा था और गर्मा गर्म रोटियों की महक पूरे माहौल में फैली हुई थी। रसोई की तरफ से दाल और सब्जी के तड़के की खुशबू आ रही थी। उस माहौल को देखकर हमारी जान में जान आई। थकान और भूख से हमारा बुरा हाल था। हमने एक खाली मेज देखकर वहां बैठ गए। प्रिया और रोहन भी अब खुश लग रहे थे। कुछ ही देर में एक आदमी हमारी मेज के पास आया। उम्र करीब 50 के आसपास होगी। लंबा कद, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने एक सादा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। क्या लेंगे साहब? उसने एक भारी आवाज में पूछा। मैंने मेनू देखने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई मेनू कार्ड नहीं था। मैंने कहा, जो भी अच्छा बना हो ले आइए। दाल, कोई सब्जी, चावल और गर्मा गर्म रोटी। मीट मुर्गा भी है, बहुत बढ़िया बना है आज। उसने सपाट चेहरे से कहा।
मैं और सुनीता शाकाहारी थे, तो मैंने मना कर दिया। नहीं, हम लोग सब्जी रोटी ही खाएंगे। वो आदमी बिना कुछ कहे सिर हिलाकर रसोई की तरफ चला गया। मैंने देखा उसकी पत्नी जैसी दिखने वाली एक औरत रसोई में काम कर रही थी और उनकी एक बेटी जो करीब रोहन की उम्र की ही होगी, लोगों को पानी और सलाद परोस रही थी। एक सामान्य ढाबा चलाने वाला परिवार लग रहा था। हम इंतजार करने लगे। उस वक्त हमें भूख इतनी लगी थी कि हम किसी भी चीज पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे थे। हमारा ध्यान बस खाने पर था। प्रिया बार बार पूछ रही थी, पापा खाना कब आएगा? करीब 10 मिनट बाद वो लड़की हमारी मेज पर स्टील की थालियां और गिलास रख कर गई। उसके बाद उसका पिता यानी ढाबे का मालिक खुद खाने की बाल्टियां लेकर आया। उसने हमारी थालियों में दाल, एक मिली जुली सब्जी और चावल परोसे। साथ ही वो लड़की गर्मा गर्म रोटियों की टोकरी रखकर चली गई। खाने की खुशबू से ही हमारी भूख और बढ़ गई। हमने बिना एक पल गंवाए खाना शुरू कर दिया। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, खासकर वो मिक्स सब्जी। उसका स्वाद कुछ अलग ही था, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं चखा था। बहुत ही मसालेदार और जायकेदार। हम सब ने पेट भरकर खाया। उस वक्त हमें उस खाने से ज्यादा अमृत कुछ नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद शरीर में थोड़ी जान आई, लेकिन थकान अब और ज्यादा हावी हो रही थी। आंखों पर नींद का बोझ बढ़ता जा रहा था। बाहर बारिश अभी भी उसी तेजी से हो रही थी। ऐसे में आगे का सफर करना नामुमकिन था। सुनीता ने धीरे से कहा, अशोक मेरी बात मानिए, आज रात यहीं रुक जाते हैं। बच्चों को भी नींद आ रही है और आपकी भी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने ढाबे के मालिक को हाथ के इशारे से बुलाया। जब वो पास आया तो मैंने पूछा, भाई साहब यहां आसपास रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा? उसने न में सिर हिलाया। साहब इस सड़क पर आगे 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं है और पीछे जहां से आप आए हैं वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर हम चिंतित हो गए। मैंने कहा, तो फिर क्या करें? इस बारिश में कहां जाए? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे ढाबे के पीछे बने कमरे में रुक सकते हैं। ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, पर बारिश और तूफान से बचने के लिए ठीक है। कई ड्राइवर रुक जाते हैं। उसकी बात सुनकर हमें बड़ी राहत मिली। मैंने पूछा, किराया क्या होगा? किराए की चिंता मत करो साहब, आप लोग परिवार के साथ हैं, मुसीबत में हैं, बस खाने का पैसा दे दीजिएगा। सुबह जब मौसम साफ हो तो चले जाइएगा। उसकी इस बात ने हमारे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ा दी। मैंने सोचा, आज के जमाने में भी ऐसे भले लोग हैं। मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने अपनी बेटी को इशारा किया और वो हमें रास्ता दिखाने के लिए आगे चलने लगी। हम उसके पीछे चल दिए। ढाबे के पिछवाड़े में 2-3 साधारण से कमरे बने हुए थे। लड़की ने उनमें से एक का दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें 2 चारपाइयां पड़ी थी। कमरे में एक बल्ब जल रहा था। ज्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, पर उस वक्त वो हमें किसी 5 सितारा होटल के कमरे से कम नहीं लग रहा था। सुनीता और बच्चे चारपाई पर बैठ गए। मैं मालिक को पैसे देने के लिए वापस ढाबे में गया। मैंने उसे खाने के और कमरे के भी पैसे देने की कोशिश की, पर उसने कमरे के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। बोला, आप हमारे मेहमान हैं साहब। मैं उसका शुक्रिया अदा करके वापस कमरे में आ गया। हम सब बहुत थक चुके थे। कपड़े थोड़े थोड़े भीग गए थे, लेकिन बदलने की हिम्मत नहीं थी। सुनीता और बच्चे एक चारपाई पर लेट गए और मैं दूसरी पर। कुछ ही मिनटों में थकान और नींद ने हम पर कब्जा कर लिया और हम गहरी नींद में सो गए। उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमने किसी भले आदमी के ढाबे में नहीं, बल्कि मौत के मुंह में पनाह ली है। चारपाई पर लेटते ही नींद ने मुझे इस तरह अपनी आगोश में ले लिया था जैसे मैं महीनों से सोया न हूं। कोई सपना नहीं, कोई ख्याल नहीं, बस एक गहरा काला अंधियारा था। न जाने कितने घंटे बीते। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। बाहर बारिश की आवाज अब नहीं आ रही थी। उसकी जगह एक अजीब, दिल को दहला देने वाली खामोशी ने ले ली थी। मेरा सिर भारी हो रहा था और मुंह ऐसा सूख रहा था मानो रेगिस्तान में भटक गया हूं। एक अजीब सी न बुझने वाली प्यास मेरे गले में कांटों की तरह चुभ रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरा अपना नहीं था। एक अजीब सी सुस्ती और भारीपन ने मुझे जकड़ रखा था। मैंने बगल वाली चारपाई की तरफ देखा। सुनीता और दोनों बच्चे एक दूसरे से सटे हुए सो रहे थे। उनकी सांसों की धीमी आवाज उस खामोशी में भी एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। उनकी नींद भी सामान्य नहीं लग रही थी। वो भी मेरी ही तरह किसी गहरे नशे में डूबे हुए लग रहे थे। मैंने अपनी पानी की बोतल टटोली जो मैंने गाड़ी से निकालकर कमरे में रखी थी। वो खाली थी। प्यास इतनी तेज थी कि मुझसे एक पल भी और बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
मैंने सोचा ढाबे में कहीं ना कहीं पानी तो होगा ही। मैं बहुत ही आहिस्ता से चारपाई से उतरा ताकि कोई आवाज न हो और बच्चों की नींद न टूटे। मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही एक ठंडी सिरहन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। पिछवाड़े में सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी भी बहुत मध्यम थी। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक और नमी थी। चारों तरफ एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। वो शोर शराबा, वो लोगों की भीड़, वो गाड़ियों का आना जाना, सब कुछ गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद बारिश रुकने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए होंगे, ट्रक वाले भी अपना सफर पूरा करने निकल गए होंगे। लेकिन मेरा मन इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। इतनी जल्दी एक भरा पूरा ढाबा इतना वीरान कैसे हो सकता है? प्यास से मेरा हाल बेहाल था। मैंने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए और ढाबे के मुख्य हिस्से की तरफ चला। जैसे ही मैं पिछवाड़े से निकलकर उस बरामदे में आया जहां शाम को इतनी रौनक थी, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वहां एक भी मेज या बेंच नहीं थी। पूरा बरामदा खाली था, मानो यहां कभी कोई बैठा ही ना हो। वो चमकती हुई रंगीन लड़ियां बुझी पड़ी थीं। एक कोने में जो तंदूर दहक रहा था, वहां अब सिर्फ राख का ढेर था जो बारिश के पानी से गीला हो चुका था। अब मेरा डर यकीन में बदलने लगा था। कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। मैंने कांपते हुए नजरों से पार्किंग एरिया की तरफ देखा। वो जगह जो शाम को ट्रकों और कारों से खचाखच भरी हुई थी, अब पूरी तरह से खाली थी। सिर्फ हमारी गाड़ी वहां अकेली खड़ी थी। उस वीरान और अंधेरी रात में अपनी गाड़ी को वहां अकेला खड़ा देखकर मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। वो सारी भीड़, वो लोग, वो गाड़ियां, क्या वो सब मेरा वहम था? क्या हम किसी चलते फिरते ढाबे पर नहीं बल्कि किसी भुतही जगह पर आ गए थे? इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं पानी की तलाश में आगे बढ़ा। रसोई के पास एक कोने में मुझे एक पुराना लोहे का हैंडपंप नल दिखाई दिया। उस पर काई जमी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे सालों से इस्तेमाल न हुआ हो। फिर भी प्यास के मारे मैंने उसी की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं नल के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कच्ची सीली हुई मिट्टी और किसी चीज के सड़ने की मिलीजुली गंध। मैंने उसे नजरअंदाज किया और नल का हैंडल पकड़ा। हैंडल बहुत ठंडा और जंग लगा हुआ था। मैंने पूरी ताकत से उसे चलाना शुरू किया। पहले तो सिर्फ सूखी आवाज आई, फिर कुछ देर बाद एक गड़गड़ाहट के साथ नल से कुछ तरल पदार्थ निकलना शुरू हुआ। अंधेरे में मुझे उसका रंग साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद शुरू में पाइप से गंदा पानी आ रहा है। प्यास के मारे मैं इतना बेताब था कि मैंने आप देखा ना था, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर नल के नीचे लगा दिया। जैसे ही वो तरल मेरी हथेली पर गिरा, वो मुझे सामान्य पानी से ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा महसूस हुआ। मैंने उसे मुंह के पास ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी आसमान में कहीं दूर बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में जो मैंने अपनी हथेली में देखा, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरी हथेली में पानी नहीं था, वो गाढ़ा काला खून था। एक अनजानी चीख मेरे गले में ही घुट कर रह गई। मैंने झटके से अपनी हथेलियां झटक दी। मेरे हाथ खून से सने हुए थे। मैं घबराकर कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज हो गईं और पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने फिर से उस नल की तरफ देखा। उसे अब भी धीरे धीरे वही काला खून टपक रहा था जो नीचे जमीन पर जमा होकर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह कोई भयानक सपना था या हकीकत। मैं अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि मुझे रसोई के अंदर से कुछ आवाज आई। किसी चीज को चबाने और घसीटने की आवाज, एक गीली खुरचने जैसी घिनौनी आवाज। वो आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शाम को जिस रसोई से खाने की लजीज खुशबू आ रही थी, अब उसी जगह से मौत की आहट सुनाई दे रही थी। डर के मारे मेरा शरीर जम सा गया था, लेकिन एक भयानक सच को जानने की उत्सुकता मुझे उस तरफ खींच रही थी। मैं घुटनों के बल पर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उस रसोई के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिसका एक पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंच रहा था, उस सड़न की गंध और तेज होती जा रही थी। अब मुझे उस गंध के साथ कच्चे मांस की महक भी आ रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे को सहारा दिया और उस छोटी सी दरार से अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। रसोई के बीचों बीच
जमीन पर ढाबे का मालिक, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बैठे हुए थे। उनके सामने कोई आग नहीं जल रही थी जैसा कि एक सामान्य रसोई में होता है, बल्कि वो एक मध्यम सी रोशनी में बैठे थे जो शायद किसी लालटेन से आ रही थी। और वो खाना नहीं खा रहे थे, वो जमीन पर पड़े एक इंसानी शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मालिक के हाथ में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था जिसे वो किसी जानवर की तरह अपने पैने दांतों से फाड़ रहा था। उसकी पत्नी एक तरफ बैठी शरीर के किसी और हिस्से से मांस के लोथड़े निकालकर चबा रही थी। और वो लड़की, वो भोली भाली दिखने वाली लड़की जिसकी उम्र मेरे बेटे रोहन के बराबर थी, वो अपनी उंगलियों से किसी की आंखें निकालकर अपने मुंह में रख रही थी। उनके चेहरे अब वो नहीं थे जो मैंने शाम को देखे थे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। उनके खाने का तरीका इतना वहशी और घिनौना था कि मेरी अंतरात्मा तक हिल गई। तभी मुझे उस मिक्स सब्जी का स्वाद याद आया। वो अजीब सा, जरूरत से ज्यादा जायकेदार स्वाद। मेरे पेट में एक मरोड़ उठी और मुझे उल्टी करने का मन हुआ। मुझे यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि शाम को हमें जो स्वादिष्ट खाना परोसा गया था वो क्या था। हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने, हम सब ने इंसानी मांस खाया था। ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं एक चीख मारना चाहता था लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और मैं एक मूर्ति की तरह जड़ हो गया था। तभी उस आदमी ने मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए अपनी गर्दन घुमाई और सीधा उस दरवाजे की दरार की तरफ देखा जहां से मैं झांक रहा था। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न हैरत, बस एक ठंडा खालीपन था, जैसे कोई शिकारी अपने अगले शिकार को देख रहा हो। उसने अपने खून से सने होठों पर जबान फिराई और एक हल्की घिनौनी मुस्कान दी। वो एक पल मेरे लिए सदियों जैसा था। उस मुस्कान ने मेरे अंदर जमे हुए डर को तोड़ दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह अपने परिवार को यहां से जिंदा बाहर निकालना है। मैं बिना एक पल घंवाए उल्टे पैरों दबे पांव वहां से पीछे हटा। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि वो दरवाजा खुलेगा और वो दरिंदा मेरे पीछे भागेगा। मैं किसी तरह वापस अपने कमरे तक पहुंचा। मेरा दिल किसी ट्रेन के इंजन की तरह धड़क रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। मैं दीवार से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गया और हाँफने लगा। अब क्या करूं? कैसे जगाऊं सबको? अगर मैंने शोर मचाया तो वो लोग यहां ना जाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाई और सुनीता की चारपाई के पास गया। वो अभी भी उसी गहरी बेहोशी जैसी नींद में थी। मैंने उसे धीरे से हिलाया। सुनीता, सुनीता उठो। कोई हरकत नहीं हुई। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने उसे जोर जोर से झिंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं उसके कान में फुसफुसाया, सुनीता, भगवान के लिए उठो, हमें यहां से अभी निकलना है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मेरी घबराहट और मेरे कांपते हुए हाथों को महसूस करके शायद उसकी नींद टूटी। उसने भारीपन से अपनी आंखें खोली। क्या हुआ अशोक? सोने दो ना। सोने का वक्त नहीं है, मैंने लगभग दांत पीसते हुए कहा। मैंने जो देखा है वो तुम सोच भी नहीं सकती। बस चुपचाप उठो और बच्चों को जगाओ। एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। मेरी आवाज में जो खौफ था उसे देखकर सुनीता भी डर गई। वो फौरन उठ बैठी। क्या हुआ है बताइए तो। यहां नहीं बता सकता, बस जैसा कहता हूं वैसा करो। हम दोनों ने मिलकर रोहन और प्रिया को जगाया। वो भी उसी भारी नींद में थे। उन्हें जगाना बहुत मुश्किल था। वो नींद में बड़बड़ा रहे थे और बार बार सोने की जिद कर रहे थे। हमें उन्हें लगभग खींचकर चारपाई से उतारना पड़ा। वो दोनों पूरी तरह होश में नहीं थे, बस हमारी पकड़ में लड़खड़ाते हुए खड़े थे। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर बाहर की आहट लेने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं थी। एक जानलेवा सन्नाटा। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी जेब से निकाली और उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मैंने अपनी उंगली होठों पर रखकर सबको चुप रहने का इशारा किया और धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। अब हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होने वाला था। हमें उस भुतही जगह से, उन आदमखोर दरिंदों के बीच से होकर अपनी गाड़ी तक पहुंचना था। सिर्फ 50 गज की दूरी, लेकिन वो 50 गज हमें 50 किलोमीटर जितने लंबे और खतरनाक लग रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और बाहर झांका। सब कुछ शांत था। मैंने एक एक करके सबको बाहर निकाला। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी सांसों को रोके हुए उस अंधेरे में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, हर पल इस डर में कि कब वो रसोई का दरवाजा खुलेगा और हमारी यह खामोश भाग दौड़ एक खूनी अंत में बदल जाएगी। दरवाजे के बाहर की दुनिया एक खामोश कब्रगाह जैसी लग रही थी।
हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा था। मैंने सबको एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ने का इशारा किया। हम चारों एक परछाई की तरह बिना आवाज किए उस कोठरी से बाहर निकले। हमारा लक्ष्य सामने खड़ी हमारी गाड़ी थी, जो उस अंधेरे में एक उम्मीद की छोटी सी किश्ती की तरह लग रही थी। हर कदम एक इम्तिहान था। जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों की चरमराहट भी उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लग रही थी। प्रिया, जो अभी भी नींद के आगोश में थी, एक दो बार लड़खड़ाई। मैंने और सुनीता ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो गिर न पड़े। मेरी नजरें बार बार उस रसोई के दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जहां मैंने उस खौफनाक मंजर को देखा था। मेरे जहन में बार बार वो लाल आंखें और खून से सने चेहरे घूम रहे थे। मुझे लग रहा था कि किसी भी पल वो दरवाजा टूटेगा और वो दरिंदे हम पर झपट पड़ेंगे। मेरे कान कोई भी छोटी से छोटी आहट सुनने के लिए तैयार थे। मुझे अपनी और सुनीता की तेज सांसों की आवाज भी कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। रोहन, जो अब तक शायद स्थिति की गंभीरता को थोड़ा बहुत समझ चुका था, चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़े चल रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो 50 गज की दूरी तय करने में हमें शायद सदियां लग गईं। आखिरकार हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। अब असली चुनौती थी गाड़ी का दरवाजा खोलना। मैंने अपनी जेब से रिमोट वाली चाबी निकाली। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी कई बार मेरी उंगलियों से फिसलते फिसलते बची। मैंने एक गहरी सांस ली और अनलॉक का बटन दबाया। 2 बार हुई। वो छोटी सी आवाज उस जानलेवा खामोशी में ऐसी लगी जैसे किसी ने बंदूक चला दी हो। हम सब एक पल के लिए पत्थर के बन गए। मैंने अपनी सांस रोक ली और उस रसोई के दरवाजे की तरफ देखा। कोई हरकत नहीं हुई। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया। जल्दी अंदर बैठो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। सुनीता ने प्रिया को पिछली सीट पर धकेला। रोहन भी फुर्ती से अंदर घुस गया। सुनीता के बैठने के बाद मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। गाड़ी के अंदर आकर हमें एक पल के लिए लगा जैसे हम किसी सुरक्षित कवच में आ गए हों, लेकिन मैं जानता था कि खतरा अभी टला नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी इग्निशन में लगाई। मेरे पूरे शरीर का खून जैसे जम सा गया था। प्लीज भगवान, एक बार में स्टार्ट हो जाना, मैंने मन ही मन प्रार्थना की। मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने सिर्फ एक घिनौनी घिसटने वाली आवाज की और बंद हो गया। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। सुनीता ने घबराकर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? चुप रहो, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। मैंने फिर से चाबी घुमाई। वही नतीजा। अब मेरे माथे पर पसीना आ गया था। बाहर पूरी तरह खामोशी थी। क्या उन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी, या शायद वो हमें जानबूझकर यह मौका दे रहे थे हमारे डर से खेलने के लिए? तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। रसोई का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। मैंने और सुनीता ने एक साथ उस तरफ देखा। हमारी हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन उस ढाबे के पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में हमें 3 साएं बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वो ढाबे का मालिक, उसकी पत्नी और बेटी थे, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं चल रहे थे। वो अजीब तरह से झुके हुए थे। उनके हाथ जमीन से बस कुछ ही इंच ऊपर थे। वो जानवरों की तरह एक अजीब लड़खड़ाती हुई चाल से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों की जगह अब 2 लाल अंगारे दहक रहे थे, जो उस अंधेरे में किसी शैतान की आंखों की तरह चमक रहे थे। अशोक, जल्दी कीजिए, सुनीता की आवाज में अब दहशत थी। मैंने तीसरी बार अपनी आंखों को बंद करके भगवान का नाम लेकर पूरी ताकत से चाबी घुमाई और इंजन एक जोरदार दहाड़ के साथ स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज ने उस रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका था। उन तीनों सायों ने जैसे ही इंजन की आवाज सुनी, उनकी चाल बदल गई। वो अब चारों हाथ पैरों पर किसी जंगली जानवर की तरह अविश्वसनीय तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उनकी रफ्तार किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन थी। मैंने बिना एक पल गंवाए गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। टायर गीली मिट्टी में चीख उठे और गाड़ी झटके के साथ पीछे की तरफ भागी। वो तीनों हम पर झपटने ही वाले थे कि गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। मैं गाड़ी को मोड़कर हाईवे की तरफ भगाने लगा। पीछे से आ रही घुरघुराने और गुर्राने की आवाजें दिल दहला रही थीं। अचानक गाड़ी की पिछली खिड़की पर एक जोरदार आवाज हुई। प्रिया जोर से चीख पड़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमखोर लड़की शीशे पर अपने दोनों हाथ पटक रही थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसका मुंह किसी दरिंदे की तरह खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। उसकी लाल आंखें नफरत और भूख से जल रही थीं। वो मंजर इतना खौफनाक था कि एक पल के लिए मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए।
सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई, हटाओ इसे, अशोक भगाओ गाड़ी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया, गाड़ी लहराई और वो लड़की झटके से नीचे गिर पड़ी। मैंने एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाया। हम किसी तरह उस कीचड़ भरे अहाते से निकलकर हाईवे पर आ गए। मैंने गाड़ी को उसकी अधिकतम रफ्तार पर दौड़ा दिया। मैंने रियर व्यू मिरर में आखिरी बार देखा। वो तीनों अब सड़क के बीचों बीच खड़े थे। वो दौड़ नहीं रहे थे, बस खड़े होकर हमें जाते हुए देख रहे थे। हमारी गाड़ी की लाल बैकलाइट्स की रोशनी में उनके चेहरे और भी भयानक लग रहे थे। वो सिर्फ हमें देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, जाओ, कहां तक जाओगे? ये ख्याल मेरे लिए उनकी दौड़ से भी ज्यादा डरावना था। गाड़ी के अंदर अब तक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम उस जगह से काफी दूर निकल आए, भावनाओं का बांध टूट गया। प्रिया और रोहन पिछली सीट पर एक दूसरे से चिपक कर रो रहे थे। सुनीता का पूरा शरीर कांप रहा था। क्या था वो? अशोक, कौन थे वो लोग? उसने हिचकियों के बीच पूछा। मैं क्या जवाब देता? कैसे बताता कि हम अभी अभी आदमखोरों के चंगुल से बचकर आए हैं? कैसे बताता कि हमने जो खाना खाया था, मैं उस सच को जबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो इंसान नहीं थे सुनीता, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो कोई और ही चीज थी, कोई शैतान, कोई बला। सुनीता मेरी बात का मतलब समझ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और घिन का भाव आया। उसे शायद वो मिक्स सब्जी का स्वाद याद आ गया था। उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया और उसे उल्टियां आने लगी। गाड़ी में एक अजीब सा माहौल बन गया, डर, घिन और न समझ आने वाले खौफ का माहौल। मैं बस गाड़ी भगाए जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस उस जगह से दूर, बहुत दूर जाना चाहता था। सड़क काली और सुनसान थी। दोनों तरफ घने जंगल थे। हर पेड़ की परछाई ऐसी लग रही थी जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। लगभग 1 घंटा हम उसी तरह खामोशी और दहशत में गाड़ी चलाते रहे। बच्चों का रोना अब सिसकियों में बदल गया था। सुनीता खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी। उसका चेहरा भाव शून्य था। तभी मेरे दिमाग में एक और भयानक ख्याल आया। ये सड़क, ये हमें कहां ले जा रही है? हम जम्मू की तरफ बढ़ रहे थे, जो आगे और भी सुनसान और पहाड़ी इलाका था। हमें वापस जाना होगा, वापस सभ्यता की तरफ, किसी शहर की तरफ जहां लोग हों, पुलिस हो। और वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से लौटना जिससे हम आए थे। इसका मतलब था हमें उस ढाबे के सामने से फिर गुजरना होगा। यह ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से गाड़ी की रफ्तार कम की। सुनीता ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों धीमी कर दी? सुनीता, मैंने कहा। मेरी आवाज मेरे ही कानों में अजनबी लग रही थी। यह रास्ता आगे और भी सुनसान है। हमें वापस मुड़ना होगा। हमें किसी शहर की तरफ जाना होगा। वापस? सुनीता की आंखें डर से फैल गईं। आपका दिमाग खराब है? हम उस जगह के पास से दोबारा नहीं गुजरेंगे। मैं मर जाऊंगी पर वापस नहीं जाऊंगी। और कोई रास्ता नहीं है सुनीता, समझने की कोशिश करो। मैं लगभग चिल्लाया। आगे जाकर फंसने से अच्छा है कि हम वापस जाकर किसी पुलिस स्टेशन या शहर में मदद मांगे। हमें यह करना ही होगा। गाड़ी अब लगभग रुक सी गई थी। हम सड़क के बीचों बीच खड़े थे। आगे भी अंधेरा और सुनसान रास्ता था और पीछे भी अंधेरा और सुनसान रास्ता, जिसके किसी मोड़ पर वो मौत का ढाबा हमारा इंतजार कर रहा था। मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। मेरे बच्चे डरे सहमे एक दूसरे से चिपके हुए थे। सुनीता के चेहरे पर साफ इनकार था और मैं इस भयानक दुविधा में फंसा था कि मौत की तरफ वापस जाऊं या एक अनजाने अनिश्चित खतरे की ओर आगे बढ़ता रहूं। उस रात उस सुनसान हाईवे पर हमारी गाड़ी नहीं बल्कि हमारी किस्मत एक दो राहे पर खड़ी थी और दोनों ही रास्ते नर्क की ओर जाते हुए लग रहे थे। गाड़ी उस सुनसान हाईवे पर एक घायल जानवर की तरह खड़ी थी जिसकी सांसें अटकी हुई थी। अंदर हम 4 लोग थे, लेकिन हमारी आत्माएं शायद उसी खौफनाक ढाबे में कहीं पीछे छूट गई थी। मेरे सामने 2 रास्ते थे और दोनों ही अंधेरे में गुम थे। मैं वापस नहीं जाऊंगी, सुनीता ने लगभग फुसफुसाते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब एक अजीब सी जिद और खौफ ने ले ली थी। आप आगे चलाइए अशोक, कहीं भी ले चलिए, बस उस रास्ते पर वापस नहीं। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। सुनीता, समझने की कोशिश करो, मैंने धीरज रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। यह जम्मू का हाईवे है, आगे सिर्फ पहाड़ और वीरानियां हैं। कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर गाड़ी खराब हो गई
या पेट्रोल खत्म हो गया तो हम यहीं सड़ते रह जाएंगे। पीछे पीछे कम से कम 100-150 किलोमीटर पर वो शहर है जहां से हम आए थे। वहां पुलिस है, लोग हैं, हमें वहां पहुंचना होगा। और उस ढाबे का क्या? वो लगभग चीख पड़ी। क्या आप भूल गए वहां क्या है? वो हमें देख लेंगे, वो हमारा पीछा करेंगे, वो हमें मार डालेंगे। हम रुकेंगे नहीं। मैंने भी अपनी आवाज ऊंची की। हम गाड़ी की रफ्तार कम नहीं करेंगे, बस उसके सामने से गुजर जाना है सुनीता। पलक झपकते ही हम निकल जाएंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक ही मौका है हमारे पास यहां से जिंदा निकलने का। पिछली सीट पर बैठे रोहन और प्रिया हमारी बहस सुन रहे थे। उनके सहमे हुए चेहरे हमारी लाचारी का सबूत थे। मैं जानता था कि मैं अपने परिवार को उसी आग में दोबारा झोंकने के लिए कह रहा था जिससे हम अभी अभी बचकर निकले थे। लेकिन एक ड्राइवर होने के नाते मुझे सड़कों का, रास्तों का अंदाजा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि आगे बढ़ना आत्महत्या करने जैसा है। सुनीता कुछ देर खामोश रही। वो बस सामने अंधेरे में देखती रही। फिर उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और बोली, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अगर उन लोगों ने हमें कुछ किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गाड़ी को घुमाया। उस सुनसान हाईवे पर यू टर्न लेते हुए ऐसा लगा जैसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं, जैसे मैं जानबूझकर अपने परिवार को मौत के मुंह में वापस धकेल रहा हूं। अब हम उसी रास्ते पर वापस जा रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया था। अब हम किसी चीज से भाग नहीं रहे थे, बल्कि किसी चीज की तरफ बढ़ रहे थे। हर कोई चुप था। बच्चे भी अब सिसक नहीं रहे थे, बस पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे थे। सबकी नजरें खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रही थीं, उस जाने पहचाने मोड़, उस जाने पहचाने पेड़ की तलाश में जो हमें बताएगा कि हम मौत के कितने करीब पहुंच चुके हैं। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर दबाए रखा। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। मेरा पूरा ध्यान सड़क पर था। मेरी आंखें उस खौफनाक जगह के किसी भी निशान को ढूंढ रही थीं। मेरे जहन में एक ही योजना चल रही थी। जैसे ही वो जगह दिखेगी, मैं गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दूंगा और बिना इधर उधर देखे सीधा निकल जाऊंगा। वक्त गुजरता गया। हर पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। हम पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद सुनीता की कांपती हुई आवाज आई। मैंने सामने देखा। सड़क पर एक बड़ा सा मोड़ था जिसके किनारे एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। मुझे याद आ गया, यही वो मोड़ था जिसके बाद वो ढाबा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैंने जोर से कहा। कोई भी बाहर नहीं देखेगा। प्रिया, रोहन, आंखें बंद करो। मैंने एक गहरी सांस ली और एक्सीलरेटर को जमीन से लगा दिया। गाड़ी एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। हवा की साइये साइये की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो मोड़ आया और गुजर गया। अब वो जगह आने वाली थी। मैंने अपनी आंखों को सड़क पर गड़ाए रखा। हिम्मत नहीं हुई कि दाईं तरफ देखूं। बस कुछ सेकंड और, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई रंग बिरंगी लाइटें नहीं थीं, कोई शोर शराबा नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने हिम्मत करके एक पल के लिए अपनी नजर दाईं ओर घुमाई, और जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वहां कोई ढाबा था ही नहीं। जहां शाम को एक चलता फिरता, रोशनी से जगमगाता ढाबा था, जहां ट्रक और कारें खड़ी थीं, जहां लोग खाना खा रहे थे, वहां अब सिर्फ एक टूटी फूटी पुरानी चारदीवारी थी जिसका प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। उसके अंदर घनी जंगली झाड़ियां और घास उगी हुई थी। एक पुराना जंग लगा हुआ गेट एक तरफ को झुका हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे खोला ना हो। कोई इमारत नहीं, कोई पार्किंग नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वीरानी, अंधेरा और सन्नाटा। मैं इतना हैरान था कि मेरे पैर ने अपने आप एक्सीलरेटर से दबाव कम कर दिया। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। अशोक, सुनीता की आवाज में हैरत थी। उसने भी देख लिया था। यहां तो कुछ भी नहीं है। हम उस जगह के ठीक सामने से गुजर रहे थे। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी उस वीरान जगह पर पड़ रही थी। तभी मेरी नजर झाड़ियों में आधे छिपे एक पुराने सीमेंट के बोर्ड पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था जो धूल और वक्त के साथ लगभग मिट चुका था, लेकिन हेडलाइट्स की तेज रोशनी में एक शब्द मुझे साफ साफ दिखाई दे गया। उस पर लिखा था, कब्रिस्तान। मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। वो जगह ढाबा नहीं थी, वो एक कब्रिस्तान था। एक पुराना वीरान कब्रिस्तान।
तो फिर शाम को हमने क्या देखा था? वो भीड़, वो लोग, वो ढाबे का मालिक और उसका परिवार, वो खाना। हे भगवान, वो खाना हमने कहां बैठकर खाया था? हमें किसने परोसा था? क्या वो सब हमारा वहम था? क्या हम सब पागल हो गए हैं? मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। हम उस कब्रिस्तान से आगे निकल आए। वो एक कब्रिस्तान था। सुनीता, मैंने टूटी हुई आवाज में कहा। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद सदमे में थी। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? कहीं थकान और भूख की वजह से हम सबने कोई भयानक सपना तो नहीं देख लिया? शायद वहां कभी कोई ढाबा था ही नहीं। शायद हमने किसी और ही जगह खाना खाया था। मेरा तर्कवादी दिमाग इस अलौकिक घटना को नकारने की कोशिश कर रहा था। शायद सब कुछ हमारा वहम ही था। पापा! तभी पीछे से रोहन की डरी हुई आवाज आई। शीशे पर अभी भी वो निशान है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली खिड़की के शीशे पर, ठीक उसी जगह जहां उस लड़की ने अपने हाथ पटके थे, दो छोटे छोटे गंदे चिकने हाथों के निशान बने हुए थे। खून और कीचड़ से सने दो पंजे, जो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि हमने जो भी देखा और महसूस किया वो कोई सपना या वहम नहीं था। वो हकीकत थी, एक खौफनाक जानलेवा हकीकत। अब मेरे अंदर का सारा शक, सारा तर्क खत्म हो गया। उसकी जगह एक नए और भी गहरे डर ने ले ली। एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। हम सिर्फ आदमखोरों से नहीं, बल्कि किसी ऐसी शैतानी ताकत से लड़े थे जो अपनी मर्जी से वहम पैदा कर सकती थी, जो एक कब्रिस्तान को एक चलते फिरते ढाबे में बदल सकती थी। मैंने फिर से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब मैं किसी शहर की तलाश में नहीं, बस उस पूरी जगह, उस पूरे हाईवे से दूर भाग रहा था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। कालिमा की जगह एक हल्की भूरी रोशनी ने ले ली। सुबह हो रही थी। कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद हमें दूर कुछ बत्तियां जलती हुई दिखाई दी। एक छोटा सा कस्बा। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, हम उस कस्बे की सीमा में दाखिल हुए। मैंने एक पुलिस स्टेशन के सामने थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोक दी। हम सब चुप थे। रात का खौफ अब दिन की रोशनी में और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हम शारीरिक रूप से सुरक्षित थे, लेकिन मानसिक रूप से हम बिखर चुके थे। हमारी गाड़ी, जिस पर सफर की धूल जमी थी, उसके पीछे के शीशे पर लगे वो दो नन्हे हाथ के निशान, वो हमारी बर्बाद हो चुकी मासूमियत और उस रात की भयावहता की कहानी चीख चीख कर सुना रहे थे। तत्काल खतरा खत्म हो गया था, लेकिन असली डरावना सपना, उन सवालों का, उस याद का और उस घिनौने एहसास का तो अब शुरू हुआ था। सुबह की पहली किरणें कस्बे को धीरे धीरे जगा रही थी। लोग अपनी दुकानों के शटर उठा रहे थे। कोई चाय की टपरी पर खड़ा अखबार पढ़ रहा था और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हमारी गाड़ी के अंदर वक्त उसी खौफनाक रात में जम गया था। हम चारों उस चलती फिरती दुनिया के बीच एक खामोश टूटे हुए द्वीप की तरह थे। पुलिस स्टेशन की इमारत हमारे सामने थी, एक उम्मीद, एक सहारा, लेकिन मेरे पैर गाड़ी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चलिए ना अशोक, सुनीता ने एक बेजान आवाज में कहा। पुलिस को सब बताते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। मैं उसे कैसे समझाता? क्या बताएंगे हम उन्हें? सुनीता, क्या कहूंगा मैं कि हम एक ऐसे ढाबे पर रुके थे जो अब वहां है ही नहीं, कि हमने इंसानी मांस खाया है जिसे परोसने वाले आदमखोर भूत थे। वो हमें पागल समझेंगे सुनीता। वो सोचेंगे कि हम नशे में हैं या कोई कहानी बना रहे हैं। वो हमारी मदद करने के बजाय हमें ही किसी मुसीबत में डाल देंगे। तो फिर क्या करें? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? उसकी आवाज में अब हताशा थी। मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गई, जहां पिछली खिड़की पर बने वो दो हाथ के निशान अब सुबह की रोशनी में और भी ज्यादा साफ और भयानक दिख रहे थे। मैं जानता था कि हमें किसी से भी मिलने से पहले, कुछ भी करने से पहले इस सबूत को मिटाना होगा। यह निशान सिर्फ हमारी गाड़ी पर नहीं, हमारी आत्मा पर लगा एक दाग था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इसे साफ करना जरूरी था। तुम लोग गाड़ी में ही बैठो, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कई दिनों बाद मेरे पैर जमीन पर पड़े, लेकिन उनमें जान नहीं थी। मैंने गाड़ी की डिक्की खोली और पानी की एक बोतल और एक पुराना कपड़ा निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उस शीशे को छुआ। मैंने कपड़े को गीला किया और उस निशान पर रगड़ने लगा। वो चिकना खूनी दाग आसानी से नहीं छूट रहा था। जैसे जैसे मैं उसे रगड़ रहा था,
मेरे दिमाग में उस लड़की का चेहरा, उसकी लाल आंखें, उसके नुकीले दांत, सब कुछ घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि अपनी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता था कि यह नामुमकिन है। काफी मशक्कत के बाद वो निशान हल्के पड़ गए और फिर पूरी तरह से साफ हो गए। शीशा अब साफ था, लेकिन मेरा मन हमेशा के लिए दागदार हो चुका था। मैंने तय किया कि हमें सबसे पहले किसी होटल में चलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। हमें नहाना था, अपने अस्त व्यस्त हाल को ठीक करना था और आगे क्या करना है यह सोचने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कस्बे की तंग गलियों में एक सस्ते से होटल की तलाश करने लगा। कुछ देर बाद हमें राही गेस्ट हाउस नाम का एक छोटा सा होटल दिखा। मैंने गाड़ी बाहर पार्क की और हम सब अंदर चले गए। काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हमें घूर रहा था। हमारे उतरे हुए चेहरे, हमारी बिखरी हुई हालत देखकर उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। एक कमरा चाहिए, मैंने रूखी आवाज में कहा। आईडी? उसने पूछा। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसे दे दिया। उसने रजिस्टर में हमारी एंट्री की और एक चाबी मेरे हाथ में थमा दी। हम चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गए। जैसे ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ, हम सबका सब्र जवाब दे गया। सुनीता जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे संभालने की हालत में नहीं था। मैं खुद दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया। तभी प्रिया, जो अब तक चुपचाप लेटी हुई थी, को जोर से खांसी आई और उसने उल्टी कर दी। लेकिन वो सामान्य उल्टी नहीं थी। वो एक काला, गाढ़ा, बदबूदार तरल था, जैसा मैंने उस रात नल से निकलते हुए देखा था। उसे देखते ही हम सबके होश उड़ गए। यह इस बात का सबूत था कि वो जहर, वो घिनौना खाना अभी भी हमारे अंदर था। वो हमें अंदर से खोखला कर रहा था। कुछ ही देर में सुनीता और रोहन को भी वैसी ही उल्टियां होने लगीं। मेरा भी जी मिचला रहा था और पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। हमारे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी, जैसे हमारा खून जम रहा हो। हम समझ गए कि यह सिर्फ डर या सदमा नहीं है। हम शारीरिक रूप से भी बहुत बीमार थे, एक ऐसी बीमारी से जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। मैं बाथरूम में गया और शॉवर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी मेरे सिर पर गिर रहा था, लेकिन मेरे अंदर जल रही आग शांत नहीं हो रही थी। मैं अपनी चमड़ी को रगड़ रगड़ कर नहा रहा था, जैसे मैं कोई बाहरी गंदगी नहीं बल्कि अपने अंदर समाये उस शैतानी एहसास को धो डालना चाहता था। लेकिन सब बेकार था। वो एहसास हमारी हड्डियों में, हमारे खून में उतर चुका था। जब मैं बाहर आया तो प्रिया चारपाई पर लेटी हुई थी और बुखार में तप रही थी। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मत खाओ, गंदा है, मत खाओ। रोहन, जो अब तक बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, पापा, वो सब्जी क्या थी? मैं क्या जवाब देता? मैंने बस उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया। वो एक बच्चे की तरह मेरे सीने से लगकर रोने लगा। उस पल, उस होटल के बंद कमरे में मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ महसूस हुआ। मैं ड्राइवर था, इस सफर का कप्तान था। मेरी जिम्मेदारी थी अपने परिवार को सुरक्षित रखने की, और मैं बुरी तरह से असफल हुआ था। मैंने ही उस ढाबे पर रुकने का फैसला किया था। मैंने ही उस शैतानी दावत को स्वीकार किया था। मेरा अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला आदमी था। मैं भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब चीजों को नहीं मानता था। लेकिन उस एक रात ने मेरे सारे विश्वासों को चकनाचूर कर दिया था। अब मेरा विज्ञान, मेरा तर्क, सब कुछ हार चुका था। मुझे एहसास हो रहा था कि हम जिस चीज से लड़े हैं वो इस दुनिया की नहीं है, और उसका इलाज भी इस दुनिया के तरीकों से नहीं हो सकता। मुझे अपने गांव की याद आई, अपनी दादी की बातें याद आईं, जो अक्सर ऊपरी साया, बुरी नजर और जादू टोने की कहानियां सुनाती थी। वो बताती थी कि कैसे गांव के पंडित और तांत्रिक ऐसी बलाओं का उतारा करते हैं। उस वक्त मैं उनकी बातों पर हंसता था, लेकिन आज मुझे वही बातें अपनी आखिरी उम्मीद लग रही थी। मैंने फैसला कर लिया, पुलिस हमारी मदद नहीं कर सकती थी, डॉक्टर हमारी बीमारी नहीं समझ सकते थे। हमारी मदद सिर्फ वही कर सकता था जो इन अलौकिक शक्तियों को समझता हो। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपना मोबाइल फोन निकाला। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक पुराना नंबर ढूंढने लगा। मेरे गांव के पंडित जी का नंबर, पंडित दीनानाथ। वो मेरे पिता के दोस्त थे और इन मामलों के जानकार माने जाते थे। मुझे नंबर मिल गया। एक पल के लिए मैं हिचकिचाया। मैं उनसे क्या कहूंगा? क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
प्रिया का तपता हुआ शरीर और सुनीता की खामोश सिसकियां मुझे हिम्मत दे रही थी। मैंने स्क्रीन पर कॉल का बटन दबाया। फोन की घंटी जा रही थी। हर घंटी मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। फिर दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया। एक बूढ़ी जानी पहचानी आवाज आई। हेलो, कौन? मैंने एक गहरी सांस ली। पंडित जी, मैं अशोक बोल रहा हूं। हमें आपकी मदद चाहिए। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आई पंडित दीनानाथ की बूढ़ी और जानी पहचानी आवाज सुनकर एक पल के लिए मेरे गले में शब्द अटक गए। मैं, जो कभी उनकी बातों को दकियानूसी कहकर मजाक उड़ाता था, आज उसी आवाज में अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद ढूंढ रहा था। पंडित जी, मैं अशोक बोल रहा हूं, लाला जी का बेटा, मैंने टूटी हुई आवाज में कहा। अरे अशोक, कैसे हो बेटा? इतने सालों बाद सब कुशल मंगल तो है? तुम्हारी आवाज कुछ घबराई हुई लग रही है। उनकी चिंता भरी आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद को संभाला। मैं उन्हें पूरी खौफनाक कहानी फोन पर नहीं सुना सकता था। पंडित जी, सब ठीक नहीं है। हम लोग जम्मू कश्मीर घूमने निकले थे, लेकिन रास्ते में एक गलत जगह रुक गए थे। गलत जगह? कैसा मतलब बेटा? उनकी आवाज में अब गंभीरता आ गई थी। वहां उन्होंने जो खाना खिलाया वो ठीक नहीं था। उसके बाद से ही हम सबकी तबीयत बहुत खराब है। मेरी बेटी प्रिया को बहुत तेज बुखार है। हम सब ने कुछ काला काला सा वॉमिट किया है। पंडित जी, मुझे लगता है कि उस जगह पर कोई ऊपरी साया है। साया शब्द बोलते हुए मुझे खुद पर हैरत हो रही थी, लेकिन मेरे पास अपनी स्थिति को बयां करने के लिए और कोई शब्द नहीं था। फोन पर कुछ पल की खामोशी छा गई। मुझे लगा शायद वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन फिर उनकी आवाज आई और इस बार उसमें पहले से कहीं ज्यादा गहराई और समझ थी। अशोक बेटा, कुछ बातें बताओ। जिस जगह तुम रुके थे, क्या वो वीरान थी? हाँ पंडित जी, बहुत वीरान, सुनसान हाईवे पर। क्या उस जगह के आसपास कोई बहुत पुराना बड़ा पेड़ था, या कोई तालाब, कुआं, पानी की कोई जगह? उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तान के अंदर वो बरगद जैसे दिखने वाले पेड़ और उस दरवाजे के पीछे दिखने वाला तालाब, मैंने कांपती आवाज में कहा। हाँ पंडित जी, था। मुझे ठीक से याद नहीं, पर शायद था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। और जब तुमने उस जगह को दिन में देखा, तो क्या वो वैसी ही थी जैसी रात में दिखी थी? नहीं, मैं लगभग चीख पड़ा। वहां कुछ नहीं था पंडित जी, वो एक पुराना कब्रिस्तान था। फोन पर फिर खामोशी छा गई। मैं समझ गया कि पंडित जी स्थिति की भयावहता को समझ चुके हैं। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने आखिरकार कहा। तुम लोगों ने किसी आम जगह नहीं, बल्कि खेड़ा पर भोजन कर लिया है। ये वो भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो भ्रम पैदा करके राहगीरों को अपना शिकार बनाती हैं। तुमने जो खाया है वो अन्न नहीं, बल्कि अशुद्ध भोग था। वो तुम्हारे शरीर में रहकर तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देगा। उनकी बातें सुनकर मेरा खून जम गया। तो वो जहर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। पंडित जी, अब क्या होगा? मेरी बेटी, मेरी आवाज घेन-गांव हो गई। घबराओ मत, उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। अभी जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। सबसे पहले आज ही किसी भी मंदिर जाओ, वहां से एक काला धागा लेकर आओ और तुम चारों अपनी अपनी दाएं कलाई पर बांध लो। अगर कहीं से गंगा जल मिल जाए तो उसे भी ले आओ और सबके ऊपर और कमरे में छिड़क दो। ये तुम्हें और बुरी शक्तियों से बचाएगा। ठीक है पंडित जी, मैंने कहा। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने आगे कहा, तुम लोग अब वहां एक पल भी और नहीं रुकोगे। आज सुबह होते ही अपने घर के लिए निकलो। सफर सिर्फ दिन की रोशनी में करना। सूरज ढलने से पहले किसी सुरक्षित भीड़ भाड़ वाले होटल में रुक जाना और सुबह होने के बाद ही निकलना। रास्ते में किसी अनजान जगह का कुछ भी खाना पीना मत। और हाँ, घर पहुंचने तक उस काले धागे को शरीर से अलग मत करना। और घर पहुंचकर? मैंने पूछा। घर पहुंचकर मुझे फोन करना। असली उपाय यही होगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अब जल्दी करो बेटा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। फोन कट गया। पंडित जी की बातों ने मुझे डरा दिया था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी दी थी। अब मेरे पास एक लक्ष्य था, एक योजना थी। मैंने सुनीता को सारी बातें बताईं। उसने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया। हम दोनों जानते थे कि अब तर्क का नहीं, सिर्फ विश्वास का रास्ता बचा था। मैंने बच्चों को और सुनीता को कमरे में बंद किया और खुद उस कस्बे के बाजार में निकल पड़ा।
सुबह का वक्त था, लेकिन मुझे हर इंसान शक की नजर से देखता हुआ लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे माथे पर लिखा हो कि मैं किसी श्राप का शिकार हूं। मैंने एक छोटी सी दुकान से गंगा जल की शीशी खरीदी और पास के हनुमान मंदिर से एक काला धागा ले आया। होटल लौटकर मैंने कांपते हुए हाथों से वो काला धागा प्रिया की कलाई पर बांधा, जो अभी भी बुखार में बेहोश थी। फिर सुनीता, रोहन और खुद अपनी कलाई पर भी बांधा। उसके बाद मैंने गंगा जल का छिड़काव पूरे कमरे में और हम सबके ऊपर किया। यह सिर्फ एक उपाय नहीं था, यह हमारी टूटती हुई हिम्मत को बांधने का एक जरिया था। कुछ देर बाद हमने होटल छोड़ दिया और अपने घर की ओर अपना आखिरी और सबसे मुश्किल सफर शुरू किया। यह सफर पहले के सफर से बिल्कुल अलग था। अब हम डर से भाग नहीं रहे थे, बल्कि एक उम्मीद की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। हम सब शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। प्रिया को तेज बुखार था और वो पूरे रास्ते सोती रही। सुनीता और रोहन भी चुपचाप बाहर देखते रहते। हम में से किसी को भी भूख नहीं लग रही थी। बस गले को तर करने के लिए हम बोतल का पानी पी रहे थे। पंडित जी की हिदायत के अनुसार हम सिर्फ दिन में ही गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही शाम के 4-5 बजते मेरे अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती। सूरज का ढलना अब मुझे दिन के खत्म होने का नहीं, बल्कि खौफ के शुरू होने का संकेत लगता था। हम हर शाम सूरज के डूबने से पहले किसी बड़े कस्बे या शहर में एक ठीक ठाक सा होटल देखकर रुक जाते। रातें सबसे ज्यादा भयानक होती थीं। होटल के बंद कमरे में भी हमें चैन नहीं मिलता था। सुनीता अक्सर डरावने सपने देखकर चीखते हुए उठ जाती। प्रिया नींद में नहीं, मुझे नहीं खाना कहकर रोने लगती और मैं पूरी रात जागकर बस उन सबको देखता रहता। अपनी बेबसी पर मन ही मन रोता रहता। 2 दिन और 2 रातें इसी तरह गुजरी। हमारा लंबा सफर अब खत्म होने को था। तीसरे दिन दोपहर तक हम अपने शहर की सीमा में दाखिल हो गए। अपनी जानी पहचानी सड़कें, अपनी जानी पहचानी इमारतें देखकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे हम सदियों बाद किसी युद्ध के मैदान से वापस लौटे हों। जब मैंने गाड़ी अपनी गली में मोड़ी और अपने घर का दरवाजा देखा तो लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। यह सिर्फ ईंट पत्थर का बना एक मकान नहीं था, यह हमारा वो किला था जिसके लिए हमने मौत से लड़ाई लड़ी थी। मैंने घर के सामने गाड़ी रोकी। हम सब लड़खड़ाते हुए कदमों से गाड़ी से उतरे और घर का दरवाजा खोला। अपने घर के अंदर कदम रखते ही इतने दिनों का बनाया हुआ सब्र, हिम्मत सब कुछ जवाब दे गया। हम चारों वहीं दरवाजे पर ही एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। सफर खत्म हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं है। मैंने खुद को संभाला, परिवार को अंदर बिठाया और पंडित दीनानाथ को फोन किया। पंडित जी, हम घर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ से उनकी गंभीर आवाज आई। अच्छा किया बेटा, अब कोई भी घर से बाहर एक कदम नहीं रखेगा जब तक मैं ना कहूं। मैं कल सुबह की पहली गाड़ी से निकल रहा हूं। शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उन्होंने एक पल का विराम लिया, फिर कहा, अपने आप को संभाल कर रखना अशोक, क्योंकि तुम्हारी असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। पंडित जी की फोन पर कही आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। उनका कहा एक एक शब्द सच था। घर, जो हमारा सबसे सुरक्षित किला होना चाहिए था, अब एक कैदखाना बन गया था। हम अंदर थे और वो शैतानी ताकत जिसे हम अपने साथ ले आए थे, वो भी हमारे ही अंदर थी। अगली शाम पंडित जी के आने का इंतजार हमारी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल इंतजार था। वो पूरा दिन और अगली दोपहर हमने खौफ और बेचैनी में काटी। घर की हर चीज हमें डरा रही थी। दरवाजे के पर्दे का हवा में हिलना भी हमें चौंका देता था। फर्श पर लकड़ी के चरमराने की आवाज से लगता जैसे कोई चल रहा है। प्रिया का बुखार कम नहीं हो रहा था। वो बस चारपाई पर लेटी, आंखें बंद किए कुछ देर में कांप उठती थी। सुनीता एक कोने में बैठी शून्य में घूरती रहती, जैसे उसकी आत्मा शरीर में थी ही नहीं। रोहन भी चुपचाप सहमा हुआ सा अपनी बहन के पास बैठा था। मैं उन सब का पहरा दे रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक होगी और पंडित जी आएंगे। शाम ढलते ही, जैसा उन्होंने कहा था, दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। सामने पंडित दीनानाथ खड़े थे। दुबला पतला शरीर, सफेद धोती कुर्ता और चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उनके हाथ में एक साधारण सा कपड़े का झोला था। उन्होंने अंदर आते ही कुछ नहीं कहा। उनकी नजर सबसे पहले प्रिया पर पड़ी, जो चारपाई पर लेटी थी। वो उसके पास गए,
और उसके माथे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उन्होंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी ने उन्हें बिजली का करंट दे दिया हो। छाया बहुत गहरी है, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा। इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। अगर कुछ और दिन गुजर जाते तो इसे निकालना नामुमकिन हो जाता। उन्होंने अपना झोला खोला और उसमें से कुछ सामान निकाला। थोड़ी सी पीली सरसों, हवन की राख, विभूति, एक मोरपंख और कुछ सूखी जड़ी बूटियां। अशोक, इस कमरे को खाली करो, बीच में एक दरी बिछा दो, उन्होंने आदेश दिया। मैंने और रोहन ने मिलकर फटाफट कमरे का सामान हटाया और बीच में एक पुरानी दरी बिछा दी। पंडित जी ने अपनी उंगली से हवन की राख लेकर उस दरी के चारों तरफ एक गोला सुरक्षा घेरा बना दिया। तुम चारों इस गोले के अंदर बैठ जाओ, उन्होंने कहा। कुछ भी हो जाए, इस गोले से बाहर एक कदम मत रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। हम चारों डरे सहमे उस घेरे के अंदर बैठ गए। पंडित जी खुद घेरे के बाहर हमारे सामने पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे उनके मंत्रों का जाप तेज होता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक भर गई, जबकि बाहर गर्मियों की रात थी। बल्ब जो ठीक ठाक जल रहा था, अचानक टिमटिमाने लगा। पंडित जी के मंत्रोच्चार और तेज हो गए। तभी प्रिया, जो अब तक शांत लेटी थी, अचानक बेचैनी से करवटें बदलने लगी। वो रो नहीं रही थी, बल्कि उसके गले से एक अजीब घुरघुराने जैसी आवाज निकल रही थी, जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। सुनीता भी बुरी तरह से कांपने लगी, जैसे उसे कड़ाके की ठंड लग रही हो। उसके दांत आपस में किटकिटा रहे थे। मैं और रोहन भी एक अजीब से दबाव और भारीपन को महसूस कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें जमीन में धकेल रही हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। पंडित जी की आवाज अब और भी बुलंद हो गई थी। वो सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, वो किसी चीज को ललकार रहे थे, उसे आदेश दे रहे थे। तभी प्रिया उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हमें नहीं देख रही थी। वो खाली थी और उनमें एक घिनौनी शैतानी मुस्कान थी। नहीं जाऊंगी, उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली। ये सब मेरे हैं, मेरे शिकार हैं। सुनीता और मैं डर के मारे पत्थर हो गए। वो मेरी बेटी नहीं थी, उसके अंदर कोई और बोल रहा था। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। तुझे जाना होगा पिशाच, वो गरजे। ये शरीर, यह आत्मा तेरी नहीं है, तुझे इसे छोड़ना होगा। ये कहते हुए उन्होंने मुट्ठी भर पीली सरसों उठाई, उस पर कुछ फूंक मारी और उसे प्रिया के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो सरसों के दाने प्रिया के शरीर पर पड़े, वो ऐसे चीखी जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। उसने अपने नाखूनों से अपने ही चेहरे को खरोंचना शुरू कर दिया। मैंने और सुनीता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे से शरीर में किसी जानवर जैसी ताकत आ गई थी। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ते रहे और बीच बीच में विभूति हम सब पर फेंकते रहे। हर बार जब वो राख हम पर पड़ती, हमारे अंदर एक जलन सी होती और फिर वो काली उल्टी हमारे मुंह से बाहर आ जाती। ये एक शुद्धिकरण था, एक दर्दनाक शुद्धिकरण। हमारे शरीर के अंदर का जहर बाहर निकल रहा था। यह लड़ाई करीब 2 घंटे तक चली। हम सब थक कर चूर हो चुके थे। कमरा एक अजीब सी बदबू और नकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। अंत में पंडित जी उठे और उन्होंने मोर पंख का गुच्छा उठाया। वो उसे प्रिया के सिर से पैर तक फिराते हुए जोर जोर से कोई आखिरी शक्तिशाली मंत्र बोलने लगे। तभी कमरे की खिड़कियां और दरवाजे, जो कसकर बंद थे, एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप खुल गए। एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे कमरे से गुजरा और बल्ब एक झटके के साथ बुझ गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक गहरा सुकून भरा सन्नाटा। कुछ देर बाद जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि प्रिया बेहोश होकर मेरी गोद में पड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो शैतानी मुस्कान नहीं, बल्कि एक मासूमियत थी। सुनीता का कांपना बंद हो गया था और वो भी थक कर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। पंडित जी जमीन पर पसीने से लथपथ बैठे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चली गई, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। बड़ी ही जिद्दी और ताकतवर थी। तुम लोग बाल बाल बचे हो। उस रात सालों बाद हम सब एक गहरी सपनों रहित नींद सोए। अगली सुबह जब हम उठे तो शरीर में दर्द था, लेकिन वो अंदर की ठंडक और भारीपन जा चुका था। प्रिया का बुखार पूरी तरह से उतर गया था। पंडित जी ने हमें बताया वो कोई एक आत्मा नहीं थी, बल्कि उस कब्रिस्तान में दफन कई अतृप्त आत्माओं का एक समूह था,
जो राहगीरों को अपना शिकार बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। तुमने जो खाना खाया था वो उन कब्रों से निकली सड़ी गली चीजों और अशुद्ध मांस का बना था, जिसे भ्रम से स्वादिष्ट बना दिया गया था। उन्होंने हमें कुछ और उपाय बताए, घर में एक बड़ी पूजा की और कुछ ताबीज दिए। कुछ दिन बाद वो वापस अपने गांव चले गए। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं। हमारी जिंदगी पटरी पर तो लौट आई है, लेकिन वो पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। हम उस साल जम्मू कश्मीर कभी नहीं गए और शायद अब कभी जाएंगे भी नहीं। उस घटना ने हम पर गहरे जख्म छोड़े हैं। सुनीता आज भी कभी कभी रात में डरकर उठ जाती है। प्रिया को बाहर का कुछ भी खाने से डर लगता है। रोहन जो अब कॉलेज में है पहले से ज्यादा चुप और गंभीर हो गया है। और मैंने वो गाड़ी बेच दी। मैं उस गाड़ी को दोबारा चला नहीं पाया। मैंने ड्राइविंग का पेशा भी छोड़ दिया और अब एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। हम बच गए, लेकिन उस सफर से पूरी तरह कभी वापस नहीं लौटे। हमारी रूह का एक हिस्सा आज भी उसी सुनसान हाईवे पर, उस कब्रिस्तान में बने उस भुतहे ढाबे में कैद है। अब हम दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस चलती फिरती सामान्य दिखने वाली दुनिया के पीछे कितने खौफनाक राज छिपे हो सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि सबसे भयानक राक्षस वो नहीं होते जो जंगलों या वीरानियों में मिलते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें आप एक दोस्त समझकर, एक मेजबान समझकर खुद अपने अंदर आने का न्योता दे देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई।